let's begin the class. Unit 6, which is hypothesis, formulation and testing. Okay, so hyपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो हाइपोथेसिस एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हम डाटा या एविडेंस की मदद से टेस्ट करते हैं. ठीक है, एक तरह से ये स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज के बारे में एजुकेटेड गेस करना ही क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है. ठीक है, इसके अलावा जो मैं अभी इस वीडियो में रिवीजन क्लास में जो पढ़ा रही हूँ, आप जाके प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट वीडियो है जिनका लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, प्लीज उसे जाके देखिए जिससे कि आप लिंकेज बिठा सकते हैं जो अभी रिवीजन में मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी. हाइपोथेसिस फंडामेंटल की बात करें तो हाइपोथेसिस फंडामेंटल में हम नल हाइपोथेसिस देखेंगे जिसे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखेंगे जिसे H1 और HA से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइप 1 एरर जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइप 2 एरर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. पावर को 1 माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. पी वैल्यू और इफेक्ट साइज को देखेंगे. ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेसिक आइडिया हमने ले लिया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम सैंपल डाटा की मदद से डिसाइड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो सही लग रही है या नहीं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है या नहीं. ठीक है, तो ओवरऑल जो नल हाइपोथेसिस है ये एक इम्पॉर्टेंट, यही इसी चीज को हम नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो नल हाइपोथेसिस जो होता है, जो H0 से रिप्रेजेंट होता है, यह एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है. ठीक है, तो जनरली जो नल हाइपोथेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. ठीक है, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप. ठीक है, तो एग्जाम्पल में मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इनकम और कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा करके हमने कोई स्टेटमेंट लिया, या नई मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को या तो हम पूरे अपने रिसर्च में प्रूव करेंगे, ठीक है, या फेल टू प्रूव, मतलब या फिर हम गलत प्रूव हो जाएंगे. ठीक है, या तो वो मेडिसिन जो है वो वर्क कर रही होगी इफेक्टिव, ये हमारा रिजल्ट आएगा. तो हम जो है ये जो H0 जो नल हाइपोथेसिस को हम मान के चल रहे थे कि हमारी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, हम हमेशा इसको नो इफेक्ट नो रिलेशनशिप में ही देखते हैं. ठीक है, नो डिफरेंस, ये सारी चीजें जो है इस स्टेटमेंट में हम नल हाइपोथेसिस के डाल देते हैं कि कोई चीज हमें टेस्ट करनी है कि ये है या नहीं है, तो पहले हम नहीं लेके चलते हैं, चलते चलते प्रूव करते हैं और पता चलता है कि ये तो है. तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की. ये रिसर्च की मेन क्लेम होती है. ठीक है, कि अभी जो आप ले रहे थे ऊपर की नल हाइपोथेसिस में कि इनकम और कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने रिसर्च किया, मैंने सारी चीजें अप्लाई की और एंड रिजल्ट ये निकला कि इनकम एंड कंजप्शन में रिलेशन है. मैंने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया. तो यही है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो मानता है कि है, ये कहता है नल की रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि रिलेशन है. ठीक, सो ये रिसर्चर की मेन क्लेम होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि इनकम और कंजप्शन रिलेटेड है, नई मेडिसिन जो है इफेक्टिव है. ऐसा एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो. वो जो नहीं कहता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका उल्टा कहता है. ठीक, अच्छा, टाइप्स क्या क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के? तो डायरेक्शनल, वन टेल्ड और नॉन डायरेक्शनल, टू टेल्ड. ठीक है, तो देखो टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वन टेल्ड और टू टेल्ड के बारे में बात करते हैं. तो देखो टू टेल्ड टेस्ट जो होता है, जब डिफरेंस चेक करना हो तो टू टेल्ड टेस्ट लगाते हैं. ठीक है, और जब वन टेल्ड टेस्ट होता है जब सेम ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, तो वन टेल्ड टेस्ट होता है. टू टेल्ड टेस्ट जो होता है जब डिफरेंस चेक करना होता है, मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो एग्जाम्पल, अब इतना टाइम नहीं है रिवीजन क्लास में कि मैं इतना डीप में पढ़ाऊं, तो बस आप ये समझो कि टू टेल टेस्ट जो है वो सिर्फ डिफरेंस चेक करता है एंड वन टेल टेस्ट जो है डायरेक्शन क्लैरिफाई करता है. ठीक है, ओके, इसमें राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट भी होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का पार्ट. तो देखो टू टेल टेस्ट जो होता है ना, जैसे मान लो ये बताए कि H1 म्यू, ठीक है, इक्वल नहीं है 50 के. ठीक है, तो ये सिर्फ डिफरेंस बता रहा है, मतलब मीन जो है 50 से अलग है. ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस बता रहा है कि मीन जो है 50 से अलग है, कुछ और है पर 50 नहीं है. ठीक, और राइट टेल टेस्ट क्या बताएगा कि H1, ठीक है, म्यू 50,
ठीक है, मतलब कि मीन जो है 50 से बड़ा है, जब ग्रेटर बताया, मीन 50 से ग्रेटर बताया तो वो राइट टेल टेस्ट हो गया। लेफ्ट टेल टेस्ट जो है इसका उल्टा हो जाएगा, जब मीन बताए आपका कि 50 से लेस देन है तो ये हो जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो पहला जो है हम सिग्निफिकेंस लेवल की बात करने जा रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसे कह सकते हो यह एरर का टॉलरेंस लेवल है एक तरह का। टाइप 1 एरर अल्फा जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस अल्फा जो है सिग्निफिकेंस लेवल की। मतलब कि यह एरर का एक तरह से टॉलरेंस लेवल होता है, मतलब इसमें कॉमन वैल्यू ली जाती है। क्या कॉमन वैल्यू है? 0.05, मतलब 5% इसे कह लो, 0.01, ठीक है, मतलब 1% कह लो। मतलब अगर हम 5% रिस्क लेने को तैयार हैं कि गलत डिसीजन हो सकता है, तो ये बताता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, या टॉलरेंस लेवल, कि हम 5% तैयार है कि 1% तैयार है रिस्क लेने को, कि डिसीजन जो है गलत हो सकता है। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 एरर, जब हम रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब जो नल हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे थे कि ये मेडिसिन जो है इफेक्टिव नहीं है, और वो जो है मतलब लास्ट में रिजल्ट में हम आके कहते हैं कि नहीं, मतलब मान लो वो सच में जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिजल्ट में ले आके कह देते हैं कि इफेक्टिव है। ठीक है, तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रू H0 को, जो स्टार्टिंग में हम ले रहे थे वो सही बात थी, पर हम लास्ट में आके रिजल्ट गलत निकाल लेते हैं। तो जो हम रिजल्ट गलत निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने सही जो हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी जब गलती करते हैं तो हम इसको कहते हैं टाइप 1 एरर और अल्फा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। तो इसमें होता है कि फेलिंग टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब आप जो है फेलिंग टू रिजेक्ट फॉल्स, जो आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस है आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हो, उसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर और बीटा बीटा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं पावर 1 माइनस बीटा की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जो प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्टली रिजेक्ट करोगे फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, उसे हम कहते हैं पावर 1 माइनस बीटा। ठीक है, आइडियली जो है ये ग्रेटर देन होता है 0.80 से। ठीक है, अच्छा अब और क्या बात करेंगे हम इसमें। तो अब दूसरा जो है ये बात करेंगे कि पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या होती है? तो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की ऑब्जर्व रिजल्ट चांस से आया हुआ जो वैल्यू होता है, इसे कहते हैं पी वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की ऑब्जर्व रिजल्ट चांस से आया हो, उसे कहते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू जो है लेस देन अल्फा से होगी। अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा से होगी तो हम H0 को अपने रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को अपने रिजेक्ट कर देंगे। अगर पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा से होगी तो हम H0 को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, या रिसर्च की लैंग्वेज में इसे हम कहेंगे फेल टू रिजेक्ट। ठीक है, तो अल्फा क्या हमने माना? 0.05 जनरली ले रहे हैं। तो अगर 0.05 से अगर पी वैल्यू जो है लेस देन आ रही है, आपकी प्रोबेबल वैल्यू, प्रोब वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेटर देन आ रही है अल्फा से तो क्या होगी? आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हाइपोथेसिस में? तो हाइपोथेसिस में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, इसे टेस्टिंग फॉर्मूला कह लो या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में का मतलब ये होता है कि डाटा से कैलकुलेट किया गया वैल्यू, उसे बोलते हैं हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में आता है जेड टेस्ट। ठीक है, जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है, जी स्क्वायर टेस्ट आता है एंड एफ टेस्ट आता है। ठीक है, टी टेस्ट आता है, इंडिपेंडेंट सैंपल पूल्ड वेरिएशन, कोहेंस डी, इफेक्ट साइज बेंचमार्क। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। एंड और इम्पॉर्टेंट क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आता है? जी स्क्वायर, एफ टेस्ट, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि डाटा से कैलकुलेट किए गए वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन का। तो वो एरिया जहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आने पर हम क्या कर देते हैं? H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम जब ये एक तरह का बेल शेप्ड कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते हैं, वहाँ पे जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस एरिया में कुछ परसेंटेज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई एरिया जो ऐसा क्रिटिकल रीजन जहाँ पे मतलब अगर टेस्ट वहां का रिजल्ट उस नंबर को दर्शा रहा है, तो उस रिजल्ट को हम क्या H0 को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, एरर्स इन हाइपोथेसिस की बात करें। एरर्स इन हाइपोथेसिस में हमने टाइप 1 एरर को देखा, जिसमें हम ट्रू एच नॉट को क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर देना था, तो ये टाइप 1 का एरर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि निर्दोष व्यक्ति को गिल्टी मान लेना, तो ये टाइप 1 एरर का आपने काम किया। टाइप 2 एरर में क्या हो रहा है कि फॉल्स एच नॉट को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर लेना, मतलब गुनहगार को इनोसेंट मान लेना, ये टाइप 2 एरर का काम कर रहे हो। इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में बताया है, मैं प्लीज पिन कर दूंगी, आप प्लीज उसको देखना जाके, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और रही बात ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये बेल शेप्ड कर्व की है, कुटोसिस वगैरह, इसका मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बना के इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, इसे भी आप देख लेना। ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर द रिसर्च ऑल्सो। चलो अब बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, मतलब यही बस बता रहा है कि आप कब कब क्या रिजेक्ट करोगे, क्या एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अगर एच नॉट ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ये सही है और आप इसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो टाइप 1 एरर कमिट कर रहे हो, अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, फाल्स पॉजिटिव इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर एच नॉट ट्रू है और आप फेल टू रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया है, तो 1 माइनस अल्फा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। ठीक है, फिर अगर एच नॉट जो है आपका फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, गलत है और आप उसको गलत कह भी देते हो, तो आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हो, तो इसका पावर जो है क्या होगा, 1 माइनस बीटा। फिर उसके बाद अगर एच नॉट गलत है और आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो आप टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हो। ठीक है, बीटा से रिप्रेजेंट होगा, जिसे हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर को क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर को कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम किस चीज की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, तो ओवरऑल हमने अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये समझा कि एच नॉट मतलब नो इफेक्ट नो डिफरेंस, एच वन मतलब इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, अल्फा मतलब सिग्निफिकेंस वैल्यू, पी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मेजर करती है, टाइप 1 एरर मतलब ट्रू एच नॉट को रिजेक्ट करना, टाइप 2 एरर मतलब फॉल्स एच नॉट को एक्सेप्ट करना। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि वो ब्रांच जिसमें हम डाटा को समराइज, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट और डिस्क्राइब करते हैं। इसका काम सिर्फ डाटा को समझना होता है, प्रिडिक्शन या इन्फरेंस करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सिंपली कहा जाए तो डाटा को सरल और मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, इसमें मेन पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है, दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, एंड तीसरा जो है ग्राफिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन में। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन शेप जिसे कह लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ फॉर्मूले हैं जिनको डिकोड कर करके हर एक वर्ड को मैं जो है एक सिंगल मैराथन वीडियो में फॉर्मूले को समझा दूंगी। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या फॉर्मूले देखने हैं, अर्थमेटिक मीन के, वेटेड मीन के, ज्योमेट्रिक मीन के, हार्मोनिक मीन के, मीडियन के, ठीक है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड मीडियन के, मोड, ठीक है, एंड रिलेशनशिप क्या है, मॉडरेटली स्क्यूड में। ठीक है, फिर डिस्पर्शन में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या देखेंगे, रेंज के बारे में, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएशन, सैंपल वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड स्कोर जिसे हम जेड स्कोर भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शेप में हम देखेंगे पियर्सन की स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन, ठीक है, बॉलेस की स्क्यूनेस, कुटिसिस मोमेंटम एंड एक्सेस कुटिसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम किस में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शेप में। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 8 जो कि है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट के बारे में। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट क्या होता है ये समझते हैं। देखो अगर हम ओवरऑल इसकी बात अगर थोड़ा बहुत देखें तो अर्थमेटिक मीन वगैरह का फॉर्मूला तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर बात करें मीडियन की तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू को चुनना। ठीक है, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू को चुनना। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन जो है इवन हो तो उसमें क्या करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो उसमें मीडियन क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू को चुन लेते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वेशन जो है इवन हो तो क्या होगा, उसमें जो है हम n+1/2, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीडियन वैल्यू निकल जाता है अगर इवन हो तो। ठीक है, मोड जो है, मोड क्या होता है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यूज जो होती हैं वो मोड होती हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2 3 2, ठीक है,
4 और 5 ऐसे दे दिया हो तो इसमें मोड क्या होगा, इसमें मोड जो होगा 2 होगा, क्योंकि ये 2 बार आया है, इसके अलावा कोई वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हुई है, ये मोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला में एक रेंज का फार्मूला देख लेते हैं। रेंज फार्मूला मतलब लार्जेस्ट में से आप स्मॉलेस्ट माइनस कर देते हो, तो ये आता है आपका रेंज का फार्मूला। ठीक है, बाकी मैं ये क्वार्टाइल वगैरह डेविएशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वेरिएंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी यहीं से देख लो। तो वेरिएंस मतलब मीन से डेविएशन, मीन से डेविएशन का एवरेज। ठीक है, उसे बोलते हैं वेरिएशन। पॉपुलेशन वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर कह लो इसे, सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, तो x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में n जो है, ये इस तरह से पॉपुलेशन वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, अच्छा, अब बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस का रूट इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेरिएंस का रूट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ठीक है, मतलब डेविएशन कम है, तो डाटा जो है स्टेबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है तो डाटा जो है ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। ठीक, तो वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी याद रख लो यहीं से, सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो सिग्मा एक्स इंटू 100। ठीक है, अगर लोअर होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो अधिक कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन में एक्स इंटू 100। ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में x इंटू 100 कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन शेप की, तो देखो डाटा को विजुअल फॉर्म में देखना ही डिस्ट्रीब्यूशन शेप या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन ग्राफ जो है हिस्टोग्राम, बार ग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये जानते हैं। हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डाटा के लिए होता है, बार डायग्राम कैटेगोरियल डाटा के लिए होता है, पाई चार्ट जो है परसेंटेज शेयर दिखाने के लिए होता है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन शेप देखने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन शेप देखने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्क्यूनेस की बात होती है, एंड कोर्टिसिस की। तो स्क्यूनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना टिल्टेड है। ठीक है, स्क्यूनेस क्या बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना टिल्टेड है, इस तरह का है मान लो, तो ये कितना टिल्टेड है, इस तरह है या इस तरह टिल्टेड है, मतलब इस साइड टिल्टेड है। ठीक है, ये चीजें बताता है स्क्यूनेस। कोर्टिसिस जो है वो बताता है पीकनेस मेजर करता है कि कितना ऊंचा है, पीकनेस मेजर करता है। ठीक है, पीकनेस मतलब ये कितना ऊंचा है, ये इतना कितना ऊंचा है। ठीक है, ये मेजर करता है कोर्टिसिस। इसी में हम लैप्टोकैरेटिक, मेसोकैरेटिक, क्यूरेटिक पढ़ते हैं ना, जिसमें सबसे ऊंचा जो होता है वो क्या बोला जाएगा, पॉलीक्यूरेटिक। ये जो है ये कोर्टिसिस होता है जिसमें ऊंचाई बताता है। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितना टिल्टेड है ये स्क्यूनेस में पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव अगर स्क्यूड है तो क्या होगा, राइट टेल्ड जो है आपकी, जो अगर पॉजिटिव स्क्यू है तो ये जो राइट टेल्ड है ये ज्यादा ही मतलब क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, राइट टेल जो है आपकी लंबी है, और अगर वही जो है निगेटिव स्क्यू है तो ये जो तुम्हारा लेफ्ट टेल है ये ज्यादा लंबा है। ठीक, ये बात होती है। कोर्टिसिस में जो होता है टाइप्स होता है इसका, लेप्टोक्यूरेटिक, मेसोक्यूरेटिक एंड प्ले क्यूरेटिक। ठीक है, तो लेप्टोक्यूरेटिक जो है ग्रेटर देन 3 होता है, मतलब जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये लेप्टोक्यूरेटिक हो गया, लेप्टोक्यूरेटिक। ये क्या है, ग्रेटर देन 3 है। ये क्या है, ये मेसोक्यूरेटिक हो गया। मेसोक्यूरेटिक मत क्यों हुआ ये, क्योंकि ये इक्वल टू 3 के, मॉडरेट मॉडरेट इसका पीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। और ये क्या हो गया, लेस देन 3 हो गया, इसे बोलते हैं प्लेटिक्यूटिक। ठीक है, क्योंकि इसका जो है बहुत कम जो है क्या है, पीकनेस है। ठीक है इसका। ठीक, अच्छा, अब बात करें इंपॉर्टेंट फीचर की, अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो ये डाटा को सिंप्लीफाई करता है, इजी इसका इंटरप्रिटेशन होता है, ग्राफ्स और टेबल यूज करता है, डिसीजन मेकिंग में
हेल्पफुल होता है, ठीक है। लिमिटेशन बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं बताता है, इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन नहीं देता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यूनिट 7 जो है ये हमारा यहाँ से एंड होता है, जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में देखा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस देखा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप देखा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला वाले मैराथन वीडियो में 100% इन सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम चलते हैं किस चीज पे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो कि यूनिट 8 है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी पूरा फॉर्मूला भरा पड़ा है, ठीक है, इसे भी हमें कवर करना होगा फॉर्मूले वाले ही वीडियो में, बट समझना जरूरी है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम सैंपल डाटा की मदद से पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको इस तरह से समझो कि थोड़े डाटा या थोड़े सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाना क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, तो प्रेडिक्शन करना, एस्टिमेशन करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इन्फर करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में अगर इसकी बात करें तो पॉपुलेशन है, सैंपल है, ये दो जो है इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीसरा पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। एस्टिमेशन के बारे में तो देखो, पॉपुलेशन मतलब, पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन मतलब पूरी ग्रुप की स्टडी करना, ठीक है, पूरी ग्रुप की स्टडी करना क्या होता है, पॉपुलेशन, ठीक है। जिसे मान को चलो कि अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, जब आप पूरे पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल उठा के एस्टिमेट करते हो तो आप अल्फा हेड एंड बीटा हेड्स उसको रिप्रेजेंट कर देते हो, तो ये हो जाता है एस्टिमेशन, ठीक है। तो एस्टिमेशन, पॉपुलेशन जो है पूरे स्टडी ग्रुप का करना, एस्टिमेशन जो है सैंपल मतलब उस पॉपुलेशन में थोड़ा सा सैंपल उठा के एस्टिमेट करना और पूरे पॉपुलेशन पे उस चीज को अप्लाई कर देना, ठीक है। पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, तो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है मीन, जिसे म्यू कहते हैं हम, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इस साइन को म्यू कहते हैं। दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वेरिएंस जो है रिप्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, सैंपल की बात करें, सैंपल मतलब सैंपल जो होता है, जो इस एस्टिमेशन कह लो या सैंपल जो ले रहे हैं, सैंपल जो है पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा होता है सैंपल। उस सैंपल में जो है मीन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक की बात करें तो पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन को मेजर करता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैंपल मेजर करता है, ठीक है। और अगर बात करें, पैरामीटर जो है वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल जो है, सॉरी, पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन मेजर करता है, स्टैटिस्टिक्स जो है सैंपल मेजर करता है। पैरामीटर जो है वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स जो है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज की, कि हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते क्या क्या है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट, ओके। सो उसमें जो है हमें क्या कवर करना है, उसमें हमें कोरिलेशन जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें, दूसरा रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एंड तीसरा जो है जी स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट इसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड चौथा जो है अनोवा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो है इन सारे कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। एवरी कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ा जो है कुछ 3 4 5 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिन्हें पेपर 1 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे यहाँ मैं कवर नहीं करने वाली हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पर कोरिलेशन समझना तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोरिलेशन जो है वो क्या है, कोरिलेशन मतलब कि इसके नाम को ही तोड़ो, इसका मतलब है कि कोरिलेशन मतलब रिलेशन समझाना, क्या है, कोरिलेशन है, ठीक है। रिलेशन मतलब रिलेशन जो बताता है, दो वेरिएबल्स के रिलेशन बताता है उसे हम कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है। मतलब कोरिलेशन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, जैसे कि इनकम एंड कंजप्शन का एग्जांपल ले लो। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करोगे, ठीक है, नहीं होगा तो खर्च नहीं करोगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है। इस तरह का ये दो, इनकम और कंजप्शन दो वेरिएबल है, इनके बीच जो रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं कोरिलेशन,
ठीक है, रिलेशन कैसा है ये बताता है, उसे बोलते हैं को रिलेशन। यहाँ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक हो गया को रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रिग्रेशन का। रिग्रेशन क्या होता है, तो रिग्रेशन का मतलब होता है कि रिग्रेशन जो है वो यूज होता है रिलेशनशिप एस्टिमेट करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, ये जो है रिग्रेशन यूज होता है। कोरिलेशन हम रिलेशनशिप बताता था कि कैसा है, और ये बताता है एस्टिमेट करके, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं इनकम एंड कंजप्शन वाला है, कि इनकम से कंजप्शन प्रिडिक्ट करना, कि अगर तुम्हारी इनकम आज 100 रुपए है, कल को 105 रुपए हो गई, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि तुम 100 रुपए में 90 रुपीज कंजप्शन करते थे, तो 105 में तुम कितना करोगे, 95 कंजप्शन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इनकम से कंजप्शन को प्रिडिक्ट करना ही क्या होता है, एक तरह का एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। तो रिग्रेशन क्या करता है, एस्टिमेट करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जी स्क्वायर की। जी स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, तो जी स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में समझे, तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो यूज होता है कैटेगोरियल डाटा के लिए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें यही है, कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, तो जी स्क्वायर टेस्ट जो है कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज होता है। कैटेगोरिकल डाटा के लिए डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए जो है हम जी स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनोवा की। अनोवा क्या है, तो अनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब अनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका यूज 3 या उससे ज्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, 3 या उससे ज्यादा जो ग्रुप होता है उसके मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम अनोवा यूज करते हैं। मान लो कि 3 टीचिंग मेथड है, 3 टीचिंग मेथड है। ठीक है, मेथड 1 2 3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है या नहीं इन तीनों टीचिंग मेथड से। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एनोवा यूज होगा ऐसी चीजों में। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का क्या होता है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट को मेनली पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिवाइड किया जाता है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या, कौन से होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, तो पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब है कि वो होते हैं जहां पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन मानी जाती है। ठीक है, पैरामीट्रिक में क्या है कि पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन मानी जाती है। मेन अजम्पशन जैसे जैसे मान लो कि डाटा जो है पैरामीट्रिक टेस्ट जो है इसमें क्या है, पॉपुलेशन के लिए के बारे में कुछ अजम्पशन माना जाता है, और वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं ये याद रखने वाली चीज है। जैसे कि पैरामीट्रिक टेस्ट मानता है कि जो डाटा है उसको क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पैरामीट्रिक टेस्ट मानता है कि जो डाटा है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरा मानता है कि मीन और वेरिएंस जो है वो डिफाइंड होने चाहिए। ये अजम्पशन है, जैसे हम लोग मैथ्स लगाते थे या कुछ भी लगाते थे तो कोई थ्योरी पढ़ते थे तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसके कुछ अजम्पशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जो डाटा हो, वो मीन और वेरिएंस को डिफाइन करे, आपके मीन और वेरिएंस को क्या करे, डिफाइन करे। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस को डिफाइन करे। ठीक है, तीसरा जो है इंटरवल या रेशियो स्केल डाटा हो। ठीक है, तब पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। क्या हो, इंटरवल एंड स्केल, इंटरवल या रेशियो स्केल जो है डाटा हो। ठीक है, उसके बाद बात करें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो। चौथा जो है क्या हो, पैरामीट्रिक टेस्ट में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अजम्पशन मानता है पैरामीट्रिक टेस्ट। और पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल क्या है पैरामीट्रिक टेस्ट के, तो देखो पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है पहला आता है जेड टेस्ट, दूसरा है टी टेस्ट, चौथा है तीसरा है एफ टेस्ट, चौथा जो है अनोवा भी क्या है, अनोवा जो अभी हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा ना, ये भी क्या है, ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, पांचवा पियर्सन कोरिलेशन, पियर्सन की कोरिलेशन। ठीक है, पियर्सन का कोरिलेशन भी क्या है, हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, ये सब हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ जेड टेस्ट क्या है, तो जेड टेस्ट जो है, ये जेड टेस्ट जो है ये लार्ज सैंपल लेता है, मतलब जो सैंपल जिसकी सैंपल की वैल्यू जो है वो क्या हो, 30 से ज्यादा हो, इस तरह के जो सैंपल अगर 30 से ज्यादा हो तो वहां हम जेड
टेस्ट लगाते हैं, लार्ज सैंपल जहाँ पे होता है, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस हो, ठीक है, वेरिएशन जो है पॉपुलेशन का वो भी नोन हो, वेरिएशन जो है पॉपुलेशन का नोन हो। देखो ये जो है इनकी अपनी अजम्पशन है, इसे रटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती। इसमें क्या समझाऊं कि जो लार्ज जेट टेस्ट है वो लार्ज सैंपल क्यों लेता है, क्योंकि बेटर रिजल्ट दे। किसी भी जितना डाटा ज्यादा रहेगा, ज्यादा लोगों पे रहेगा, उतना डाटा जो है हमारा एक्यूरेट आएगा, इसलिए जेट टेस्ट जो है लार्ज सैंपल लेता है। अगर जो 30 से ज्यादा है सैंपल तो उसे हम कहते हैं लार्ज सैंपल, और जब भी ऐसा दिखे तो वो जेट टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और जिसमें पॉपुलेशन की वेरिएशन जो है वो भी नोन हो। वहीं टी टेस्ट में उल्टा हो जाता है, ये स्मॉल सैंपल पे काम करता है, ठीक है। स्मॉल सैंपल मतलब जब एन जो है वो लेस देन 30 हो, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन की वेरिएशन जो है वो अननोन होती है, ठीक है। ये छोटे लेवल का, अब मान लो जो जेड है वो बड़े लेवल का काम है, टी जो है वो छोटे लेवल का काम है, ठीक है। उसके बाद बात करें एफ टेस्ट की, तो ये जो है ये वेरिएशन को कंपेयर करता है। जो वेरिएशन अभी नोन अननोन की बात हो रही थी जेड और टी में, और एफ में क्या होता है, वेरिएशन जो है कंपेयर होता है, ठीक है। अनोवा क्या है, तो अनोवा हमने देखा है कि 3 से ज्यादा मीन्स को कंपेयर करता है, 3 से ज्यादा, ठीक है। 3 से ज्यादा जो है मीन्स को क्या करना है, कंपेयर करना, क्या है हमारा अनोवा है, ठीक है। अच्छा, पियर्सन कोरिलेशन जो है रिलेशनशिप मेजर करता है। कोरिलेशन लिखा हुआ है तो क्या करेगा, रिलेशनशिप ही मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन किस चीज के लिए है, प्रिडिक्शन। और देखो कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप मेजर करेगा, रिग्रेशन का हमने क्या पढ़ा है, रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि वो प्रिडिक्शन और एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। तो लीनियर रिग्रेशन भी किस लिए यूज होगा, प्रिडिक्शन और एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट का एडवांटेज ये है कि मोर पावरफुल है, मोर प्रिसाइज रिजल्ट देता है, मोर इंफॉर्मेशन यूज करता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एजम्पशन वॉयलेट हो जाए तो रिजल्ट जो है इससे गलत आ जाता है, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर इनमें से कुछ भी एजम्पशन जो है अगर वो वॉयलेट हो जाए और ना रहे तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है हमारा क्या आ जाता है, जो रिजल्ट है वो गलत आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब है ऐसा टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अजम्पशन नहीं होती है। जहां पैरामेट्रिक जो है वो अजम्पशन ले रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये अजम्पशन नहीं लेता है, ठीक है, अजम्पशन नहीं लेता है। इसलिए इन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक को, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ठीक है। कब यूज करते हैं इसको, जब डाटा नॉर्मल ना हो, सैंपल साइज बहुत स्मॉल हो, और ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा हो, और आउटलायर्स ज्यादा हो, तब जो है हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का क्या है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है जी स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। जी स्क्वायर टेस्ट मतलब किस लिए यूज होता है, जी स्क्वायर टेस्ट ये एक तरह का इंडिपेंडेंस चेक करता है, ठीक है, और गुडनेस ऑफ फिट मॉडल की चेक करता है कि गुडनेस की फिट कितनी है मॉडल, ठीक है। तो ये है जी स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। कौन सा डाटा यूज करता है, तो नॉमिनल डाटा, फ्रीक्वेंसीज या कैटेगरीज वाले डाटा जो है जी स्क्वायर यूज करता है। फिर बात करते हैं साइन टेस्ट। साइन टेस्ट क्या होता है कि मीडियन कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। साइन टेस्ट को जो है साइन टेस्ट जो है क्या है, मीडियन कंपेयर करने के लिए। देखो जो साइन टेस्ट का काम है वही काम है पेयर टी टेस्ट का भी, ठीक है। पेयर टी टेस्ट ये पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट, ये जो ब्लॉक है ये बता रहा है पैरामीट्रिक जो है वो कौन कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट से इक्विवेलेंस है, ये वाले जो नॉन पैरामीट्रिक वाले हैं। तो जो साइन टेस्ट करता है कि मीडियन को कंपेयर करता है, ठीक है, और डाटा कौन सा यूज करता है, सिंपल डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस ओनली, ठीक है। इसके बाद आता है रन टेस्ट। रन टेस्ट किस लिए होता है, रैंडमनेस चेक करने के लिए। मैन विटनी यू टेस्ट ये किस लिए होता है, ये तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एक तरह का अल्टरनेटिव नॉन पैरामीट्रिक में यूज होता है। मैंने क्या बताया, पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट मतलब जो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये सारे मैन विटनी, विल्सन साइन रैंक, क्रुस्कल विलिस एच, फ्रीडमैन टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, स्पियर्समैन पी, कैंडल्स
ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है। उनके इक्विवेलेंट, उनके जो है अल्टरनेटिव कौन कौन से है पैरामीट्रिक में, ये है, ठीक है। विल्सन साइन रैंक टेस्ट जो है ये पेयर टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है। साइन टेस्ट भी किसका है, पेयर टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है। क्रुस्कल वेलिस एच क्या है, तो क्रुस्कल वेलिस सॉरी टेस्ट जो है वो वन वे अनोवा का अल्टरनेटिव है, ठीक है। फ्रीडमैन टेस्ट जो है रिपीटेड मेजर है अनोवा का, ठीक। बस हो गया। और स्पियर्समैन को रैंक कोरिलेशन जो है पियर्सन आर का जो है अल्टरनेटिव है, ठीक है। कैंडल भी है, पियर्सन आर का अल्टरनेटिव, ठीक। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, तो देखो, अच्छा ओवरऑल हमने ऊपर देख लिया ना कि ZTF, अनोवा, रिग्रेशन, पियर्सन, ये सारे क्या है, मीन और वेरिएंस पे बेस्ड है और ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक में जी स्क्वायर, साइन टेस्ट, रन टेस्ट, विल्सन मैन विटनी, क्रुस्कल वेलिस एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जो कि रैंक, साइन और फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नंबर्स पर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, ओपिनियंस, बिहेवियर और मीनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में इसमें जो है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। तो ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो क्या थी, तो ग्राउंडेड थ्योरी को जो है ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने दी थी 1967 में, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में हम फ्रेमवर्क देख रहे हैं जिसमें हम ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में दी थी, ठीक है। ये क्या कहता है ये थ्योरी, इस अप्रोच में थ्योरी पहले से नहीं होती है बल्कि डाटा से थ्योरी हम डेवलप करते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, डाटा से थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी का, तो ओपन कोडिंग, मतलब डाटा को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में डिवाइड करना पहले, ठीक है। ओपन कोडिंग करना, ठीक। डाटा को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में डिवाइड करना, ओपन कोडिंग करना, फिर एक्साइल कोडिंग, एक्साइल कोडिंग मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट को कैटेगरीज में कनेक्ट करना काम होता है एक्साइल कोडिंग। फिर सेलेक्टिव कोडिंग मतलब मेन थीम या थ्योरी को डेवलप करना, समझ आ गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, से थ्योरी से जो है डाटा इमर्ज होता है ग्राउंडेड थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी से जो है डाटा इमर्ज होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। दूसरा जो लिखा हुआ है फिनोमेनोलॉजी, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी जो है ये हसलर एंड हिटगेर ने दी थी, ठीक है। हसलर एंड हिटगेर ने दी थी। ये क्या है, ये जो है लोग किसी एक्सपीरियंस को कैसे फील करते हैं उसकी स्टडी है फिनोमेनोलॉजी, ठीक है। लोग जो है किसी एक्सपीरियंस को कैसे फील करते हैं उसकी स्टडी जो है वो फिनोमेनोलॉजी है जो कि हसलर एंड हिटगेर ने दी थी। इसका फोकस है लाइव एक्सपीरियंस पे, ठीक है, लिव्ड एक्सपीरियंस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसका टर्म जो है वो है ब्रैकेटिंग, ब्रैकेटिंग कह लो या इपोसे कह लो। ब्रैकेटिंग का मतलब है रिसर्चर अपने पर्सनल बिलीफ को साइड में रखता है, ठीक है। और बस मतलब बस इतना समझ लो, फिनोमेनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिव्ड पर्सन, लिव्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। लोग किसी एक्सपीरियंस को कैसे फील करते हैं उसकी स्टडी फिनोमेनोलॉजी है। फिर आज बात करते हैं इथनोग्राफी की। इथनोग्राफी क्या है, इथनोग्राफी जो है, इथनोग्राफी को किसने दिया है, इथनोग्राफी को मेलिनोव्स्की ने दिया है, ठीक है। मेलिनोव्स्की ने क्या दिया है, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी जो है क्या है, किसी कल्चर या कम्युनिटी को डीपली ऑब्जर्व करना, ये है इथनोग्राफी, ठीक है। इसका फीचर ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक आप ऑब्जर्व करते हो, ग्रुप के साथ रहते हो, कल्चर को समझते हो एंड देन आप अपनी थ्योरी देते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म यही है कि कल्चर का डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जो है इथनोग्राफी बताता है। और इसको दिया किसने है, मेलिनोव्स्की ने, ठीक है, मेलिनोव्स्की ने। तो मतलब थिक डिस्क्रिप्शन, मतलब आप कल्चर को डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हो तो उसको थिक डिस्क्रिप्शन इस थ्योरी में कहते हैं, जिसे ग्रिट करके एक टर्म दिया गया है, ठीक है। तो समझ आ गया, इथनोग्राफी स्टडी ऑफ कल्चर शेयरिंग ग्रुप। देन आता है केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी जो है, केस स्टडी को किसने दिया है, यीन ने दिया है 2003 में। ये क्या है, तो किसी एक केस, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट की डिटेल स्टडी जो है केस स्टडी होता है। टाइप्स एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, ये सारे केस स्टडी के टाइप आएंगे, ठीक है। तो इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल और मल्टीपल केसेस, इसे बोलते हैं हम केस स्टडीज। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस किसने दी है, तो कंटेंट एनालिसिस बार्सिलोन ने दी है, ठीक है। बार्सिलोन
बेयर्सलन ने दी है, सॉरी, बेयर्सलन ने जो है वो कंटेंट एनालिसिस दिया है, मतलब कि टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या मीडिया कंटेंट का एनालिसिस करना ही जो है कंटेंट एनालिसिस है, ठीक है। इसमें टाइप है मैनिफेस्ट कंटेंट वर्सेस लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट में जो डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेटेंट कंटेंट में जो हिडन मीनिंग है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक कोडिंग ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया इज कंटेंट एनालिसिस। फिर अब बात करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस को बोलते हैं फॉकाल्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का एनालिसिस जो है डिस्कोर्स एनालिसिस है। फोकस क्या है, लैंग्वेज पावर और सोसाइटी को कैसे लैंग्वेज जो है वो पावर और सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये बताता है डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो लैंग्वेज को एज ए सोशल प्रैक्टिस मानता है। देन बात करते हैं नैरेटिव इंक्वायरी। नैरेटिव इंक्वायरी क्या है, तो नैरेटिव इंक्वायरी जो है क्लैंडिन एंड कॉर्नेलिन ने दी है, ठीक है। क्लैंडिन एंड कॉर्नेलिन ने दी है नैरेटिव इंक्वायरी। इसमें बात होती है कि स्टोरीज और लाइफ एक्सपीरियंस को डाटा की तरह यूज करना। इसमें किस चीज की बात होती है कि स्टोरी और एक्सपीरियंसेस को डाटा की तरह यूज करना, इसे कहते हैं नैरेटिव इंक्वायरी, ठीक है। इसमें हम स्टोरी एज ए डाटा से याद रख सकते हैं। एक्शन रिसर्च की बात करें, एक्शन रिसर्च किसने दी है, तो एक्शन रिसर्च लिविन साइक्लिकल ने दी है, ठीक है। कुर्ट लिविन ने दी है। मतलब ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना है, मतलब ये साइक्लिकल होता है, प्लान करो, एक्ट करो, ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो, इस तरह का ये साइकिल जो है फॉलो करता है, जो रिपीट होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा खत्म क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ठीक है। कोडिंग प्रोसेस हमने देख लिया ग्राउंडेड थ्योरी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रस्ट वर्दिनेस क्राइटेरिया। ट्रस्ट वर्दिनेस क्राइटेरिया लिंकलन एंड गुबा की, ठीक है। लिंकलन एंड गुबा की ट्रस्ट वर्दिनेस क्राइटेरिया क्या है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लिंकन एंड गुबा ने ट्रस्ट वर्दिनेस के 4 क्राइटेरिया दिए थे। क्या क्या, एक तो क्रेडिबिलिटी दिया था, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, इंटरनल वैलिडिटी के इक्विवेलेंट है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि की फाइंडिंग सच में रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, ठीक है। इस तरह से जो है क्रेडिबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि की फाइंडिंग जो है सच में रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रेडिबिलिटी, ठीक है। इसमें मेथड होता है मेंबर चेकिंग, प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी को समझ लेना पैरेलल टू इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। इसे ट्रस्ट वर्दिनेस क्राइटेरिया लिंकन एंड गुबा ने दी थी, ठीक है। फिर दूसरा है ट्रांसफेरेबिलिटी। ट्रांसफेरेबिलिटी जो है ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के इक्विवेलेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या फाइंडिंग दूसरे सिचुएशन में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसका फोकस वर्ड है थिक डिस्क्रिप्शन, मतलब कि ज्यादा डिस्क्रिप्शन में सोचना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा जो है डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। एक तो ये हुआ क्रेडिबिलिटी, दूसरा हुआ ट्रांसफेरेबिलिटी, तीसरा जो है वो है डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है डिपेंडेबिलिटी, तो रिलायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। तो अगर स्टडी जो है रिपीट हो तो सिमिलर रिजल्ट मिलेगा, इस तरह का जो है डिपेंडेबिलिटी भी चेक करता है रिलायबिलिटी की तरह, ठीक है। मेथड होता है इसमें ऑडिट, ट्रायल एंड पीर डीब्रीफिंग। फिर आता है कन्फर्मेबिलिटी। कन्फर्मेबिलिटी का मतलब है ये ऑब्जेक्टिविटी के पैरेलल होता है, ठीक है। कन्फर्मेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रिजल्ट जो है रिसर्चर के बायस से फ्री है, ठीक है। इस तरह की बात जो है कन्फर्मेबिलिटी में पूछी जाती है। देन बात करते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब कि एक ही फिनोमिना को मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करना क्या है, ट्रायंगुलेशन है, ठीक है। डाटा मेथोडोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, थ्योरी ऑफ ट्रायंगुलेशन। अच्छा, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन स्टाइल की, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन स्टाइल जो है इसमें सबसे पहले समझेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है रिसर्च कंप्लीट होने के बाद फाइंडिंग को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना ही रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद फाइंडिंग्स को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है। इसका पर्पज होता है कि रिसर्च फाइंडिंग को कम्युनिकेट करना, फ्यूचर रिसर्च को इंफॉर्मेशन देना एंड डिसीजन मेकिंग में
हेल्प करना, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का? तो पहला होता है प्रिलिमिनरी पेजेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी पेजेस में टाइटल पेज होता है, ठीक है। पहला तो होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज पे क्या होता है? देखो, प्रिलिमिनरी पेज पे टाइटल पेज होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, टीओसी होगा, लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स, ये सारे जो होंगे वो आपके प्रिलिमिनरी पेज पे होंगे, ठीक है। तो टाइटल पेज पे क्या है? मतलब टाइटल पेज पे रिसर्च का टाइटल होगा, आपका रिसर्चर का नाम होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, ये होगा, ठीक है। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपका चैप्टर और पेज नंबर सारे दिए होंगे, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट में गाइड और कंट्रीब्यूटर को थैंक्स आप करते हो एक्नॉलेजमेंट में। एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? रिसर्चर जो रिसर्च का जो है शॉर्ट समरी इसमें देते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट याद रखना, शॉर्ट समरी है अपने आपके ही रिसर्च का। इसमें आप थैंक करते हो जिसके गाइडेंस में आपने रिसर्च कर रहे हो। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, ठीक है। टाइटल पेज पे आप अपना रिसर्च का टाइटल, रिसर्चर का नाम एंड इंस्टीट्यूशन लिखते हो, ठीक है। टेबल में समझ ही गए हो, टेबल में टेबल, चैप्टर और पेज नंबर लिखते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन। एक और चीज इसमें छूटी हुई है, सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं। सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन मतलब ओरिजिनलिटी का आप डिक्लेयर करते हो, आप मानते हो कि आपने जो रिसर्च की है वो ओरिजिनल है, ठीक है। दूसरा स्टेज आता है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो? तो इंट्रोडक्शन में आप जो है अब देखो, प्रिलिमिनरी पेजेस आपके खत्म हो गए, 4 5 6 7 जो भी पेजेस आपके लगे प्रिलिमिनरी पेज, ये अब खत्म हो गया। अब आपकी मेन बॉडी पे आते हैं, ठीक है। मेन बॉडी जो है उसमें आप इंट्रोडक्शन पे देखोगे। तो चैप्टर 1 जो होगा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आप बैकग्राउंड बताओगे रिसर्च का, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बताओगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपको इस रिसर्च से लेके, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस अपनी आप फॉर्म करके बताओगे, एंड स्कोप एंड लिमिटेशन, ये सारे आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करोगे। दूसरा जो आपका चैप्टर आ जाएगा मेन बॉडी में वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्टडीज एंड रिसर्च गैप को इसमें पढ़ते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। देन बात करते हैं मेथोडोलॉजी पे। मेथोडोलॉजी पे आप क्या करोगे कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी आप तैयार करोगे, कि रिसर्च डिजाइन करोगे कि कैसा रहेगा आपका रिसर्च। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग करोगे आप, ठीक है, सैंपल जुटाओगे, ठीक। देन डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप अपनी स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करोगे, एंड देन आप एनालिसिस करोगे अपने प्लान को, ठीक है। ये हो गया मेथोडोलॉजी। फिर डाटा एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेथोडोलॉजी के बाद। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टेबल, ग्राफ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, ठीक है। टेबल, ग्राफ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा एनालिसिस में होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कंक्लूजन एंड रेफरेंस एंड अपेंडिसेस, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करते हो। तो बस आप जब अपना रिसर्च कंप्लीट कर चुके हो तो आप अपने रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करोगे, मतलब प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि आपको से मतलब भेजना है। तो उसमें पहले प्रिलिमिनरी पेजेस में आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज है आप कंप्लीट करोगे, टाइटल, कंटेंट, टीचर को थैंक, गाइड को थैंक, ठीक है। अपना शॉर्ट समरी, ये सारी चीजें आप दोगे कि किस बारे में रिसर्च है। अगर कोई पेज खोल रहा है, आपका रिसर्च खोल रहा है, तो उसको पूरी तरह से प्रिलिमिनरी पेज पे आपके बारे में पता चल गया कि आपने ये रिसर्च कैसे किया और किस बारे में किया है, ठीक है। दूसरा, जब आप इंट्रोडक्शन पे जाते हो तो आप जो जो रिसर्च टॉपिक लेते हो उसकी बैकग्राउंड समझाते हो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम बताते हो कि इन सारी चीजों को आपको पढ़ने के बाद, ये बैकग्राउंड इस टॉपिक का पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या समझ आई। फिर आप अपनी ऑब्जेक्टिव बताते हो कि आपको प्रॉब्लम समझ आने के बाद आपको, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च को लेके, आप क्या करना चाहते हो। देन आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। एंड आप जो है स्कोप एंड लिमिटेशन जो है उस हाइपोथेसिस की बताते हो कि आपका जो हाइपोथेसिस बना है इसकी स्कोप क्या है, क्या कवर करना चाहता हूं मैं, और इसकी लिमिटेशन है कि क्या ये मैं नहीं कवर करूंगा, ठीक है। फिर आप रिव्यू करते हो लिटरेचर की, जो पहले से इन ऐसी टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुका है, रिसर्च गैप जो भी था उस पे किसी ने अगर किया है तो आप पढ़ते हो उनको, चाहे उससे रिलेटेड किसी ने किया है पढ़ते हो, आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो आप रिव्यू करते हो लिटरेचर्स की। देन आप अपनी मेथोडोलॉजी खुद डेवलप करते हो कि कैसे क्या करोगे अपने रिसर्च को आगे मतलब प्रोसीड करने के लिए। फिर आप अपने डाटा को एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो आपको डाटा से फाइंडिंग मिलती है एनालाइज करने के बाद। देन आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद आप प्रेफरेंस लिखते हो कि आपने किस स्टाइल में लिखा है, ठीक है। आपने जो अपना रिपोर्ट है वो जो तैयार किया है किस स्टाइल में किया है। फिर अपेंडिसेस में आप क्वेश्चनार डालते हो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब साइटेशन स्टाइल की बात करें और की डिफरेंसेस की, ठीक है। तो साइटेशन क्या है? जब हम किसी ऑथर के आइडिया, कोट या इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और उसका सोर्स मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं साइटेशन, ठीक है। क्या है कि जब हम किसी ऑथर की आइडिया, कोट या इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडिया, कोट या इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और उसका सोर्स भी मेंशन करते हैं, उसे कहते हैं साइटेशन, ठीक है। पर्पस क्या होता है? तो साइटेशन का पर्पस ये होता है कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करना, ठीक है, ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देने के लिए साइटेशन यूज होता है, एंड ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो साइटेशन में की डिफरेंस है कि टाइप्स ऑफ साइटेशन कौन से हैं। तो इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, दूसरा रेफरेंस लिस्ट होता है। मतलब कि साइटेशन में दो टाइप होता है, एक इन टेक्स्ट और एक दूसरा जो है रेफरेंस लिस्ट होता है। इन टेक्स्ट साइटेशन में टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस देना होता है, ठीक है, कि आपने कोई टेक्स्ट उठाया है किसी के ऑथर से रिसर्च पे या उसकी पब्लिकेशन से या जो भी, तो आप इन टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट के अंदर आप रेफरेंस देते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू शर्मा 2020 इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये क्या है, अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि आपने शर्मा जो है, शर्मा जी जो है, जो भी रिसर्चर है या डॉक्टर है, जो 2020 में ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप उस चीज को कोट कर रहे हो एज इट इज, तो आप वहीं पे उनको साइटेशन में वहीं पे जब आप उनका नाम मेंशन कर रहे हो तो आप साइटेशन दे रहे हो। और कौन सी साइटेशन? इन टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है। वहीं रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो रिपोर्ट के एंड में आप जो है कंप्लीट डिटेल देते हो कि आपने इनसे जो है शर्मा आर्ट 2020 से कुछ लिया है, इंडियन इकोनॉमी से कुछ लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से आपने कुछ उठाया है, हिंदू से कुछ उठाया है, ठीक है। फिर आपने अपना रिसर्च जो है तैयार किया है, ठीक है, किस डेट को उठाया है, कहाँ से उठाया है, ये सारी चीजें आप डालते हो। अब बात करते हैं मेजर साइटेशन स्टाइल्स की। तो देखो साइटेशन जो है मेजर उनकी स्टाइल्स के बारे में देखें तो एमएलए, एपीए, एमएलए, शिकागो, वैंकूवर, IEEE एंड हार्वर्ड, इस तरह की जो दो चार पाँच छह जो है साइटेशन स्टाइल हमें पढ़ने हैं। जिसमें एपीए स्टाइल में इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है ये एपीए स्टाइल होता है। ये यूज होता है सोशल बिहेवियर एंड साइंस में। इस तरह की जो रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो इस तरह की स्टाइल आप सोशल एंड बिहेवियरल साइंस में यूज करते हो, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी हुआ, एजुकेशन हुआ या सोशल साइंस के सब्जेक्ट हुआ, वहां पे आप जो रिपोर्ट लिखते हो तो एपीए स्टाइल में लिखते हो, एपीए 7, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर आप इन टेक्स्ट साइटेशन दे रहे हो, ठीक है, अगर इन टेक्स्ट फॉर्मेट में आप साइटेशन दे रहे हो तो आप लिखोगे ऑथर का नाम एंड ईयर। मान लो हमने शर्मा जी को लिया था तो शर्मा 2020, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑथर का नाम एंड ईयर, इन टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर मैं साइटेशन दे रही हूँ एपीए वाला, ठीक है। और अगर रेफरेंस लिस्ट में मैं नेम दे रही हूँ तो कैसे दूंगी? तो रेफरेंस लिस्ट में मैं ऑथर एंड डेट सिस्टम, मतलब देखो रेफरेंस में मैं क्या करूंगी कि शर्मा शर्मा आर 2020 नाम तो दूंगी, ठीक है। ऑथर का नेम और ईयर तो एज इट इज होगा जैसे इन टेक्स्ट में कर रहे थे, ठीक है। पर फिर उसके बाद हम रिसर्च मेथड, ठीक है, रिसर्च मेथड इंक्लूड करेंगे, न्यू दिल्ली XYZ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें जो है हम जो है इंक्लूड करेंगे रेफरेंस लिस्ट नेम में, ठीक है। ऑथर का नाम, ईयर, फिर रिसर्च मेथड के बारे में बताएंगे एंड कहाँ से, मतलब कौन सी जगह है, ठीक है, कौन सा पब्लिकेशन है, ये सारी चीजें डालते हैं। एमएलए जो है वो एमएलए 9 जो है वो किस लिए है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, जो कि यूज्ड होता है लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज के रिपोर्ट राइटिंग के साइटेशन स्टाइल के लिए, ठीक है। तो जो एमएलए स्टाइल है लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज दोनों में यूज होता है। इसमें जो है इंटेक्स साइटेशन में ऑथर और फिर पेज नंबर लिखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि मतलब ऑथर का नाम लिखे और पेज नंबर, मतलब शर्मा 25, आपने शर्मा, डॉक्टर शर्मा के रिपोर्ट से या उनके बुक से लिया है 25 पेज से, ठीक है। तो ये एमएलए में आता है डिफरेंस, तो देखना, याद रखना, एपीए में आप ऑथर और ईयर लेते हो, एमएलए में ऑथर और पेज नंबर लेते हो, ठीक है। अच्छा, तो आप जो है यहाँ पे रेफरेंस में वर्क साइटेड, वर्क्स आप उसका जो है मतलब कि ऐसे ही शर्मा राजेश, रिसर्च मेथड,
XYZ पब्लिकेशन, तो आप वर्क पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे बस इसमें मेन डिफरेंस APA MLA में ये है कि ऑथर एंड ईयर लेते हो, MLA में ऑथर और पेज लेते हो, ठीक है। फिर शिकागो स्टाइल की बात करें तो हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जो होता है वो के क्या होता है, शिकागो स्टाइल का यूज करते हैं। इसमें भी पहले इसमें हम शिकागो में ऑथर की ईयर लिखते हैं एंड फिर पेज नंबर, तो मान लो 2020 25 पेज, ठीक है। तो क्या शिकागो स्टाइल में यूज होता है, ये हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटीज के लिए यूज होता है। एंड इसमें क्या करते हैं हम लोग, ईयर लेते हैं एंड पेज नंबर लेते हैं इन टेक्स्ट में। एंड रेफरेंस स्टाइल में बिब्लियोग्राफी की तरह लिखते हैं कि राजेश शर्मा रिसर्च मेथड दिल्ली XYZ 2020 25 पेज, ये सारी चीजें ही सब कुछ ही डाल देते हैं बिब्लियोग्राफी की तरह, जो शिकागो स्टाइल में रेफरेंस लिस्ट में सब कुछ ही डाल देते हैं, ठीक है। और ये यूज कहाँ और शिकागो स्टाइल होता है तो फुटनोट एंड इंड नोट पे, फुटनोट एंड इंड नोट पे जो है साइटेशन शिकागो स्टाइल यूज होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या हो जाएगा, इस तरह का अगर इंड नोट पे या फुटनोट पे यूज हो रहा है UGC नेट रिसर्च एप्टीट्यूड मास्टर, इस तरह का जो होगा वो क्या होगा हमारा शिकागो स्टाइल, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हार्वर्ड स्टाइल की, तो हार्वर्ड स्टाइल जो है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च में यूज होता है। इसमें पहले ऑथर होता है फिर ईयर होता है, ठीक है। तो मतलब APA स्टाइल की तरह इन टेक्स्ट में ये भी यूज होता है, ठीक है। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी की तरह आप लिखते हो, ठीक है। ये हार्वर्ड जो है किसकी तरह सिमिलर है, APA की तरह, ठीक है। और IEEE जो है वो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के लिए यूज होता है, ठीक। बस हो गया, बहुत ज्यादा ओवर इसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। तो देखो अब नेक्स्ट हम एक और चीज समझते हैं, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में पता है क्या डिफरेंस होता है। तो रेफरेंस जो है ओनली साइटेड सोर्सेज होते हैं, मतलब रेफरेंस जो लिस्ट होता है या रेफरेंस मतलब कि ओनली साइटेड सोर्सेज, ठीक है। बिब्लियोग्राफी जो होता है इसमें साइटेड प्लस कंसल्टेड सोर्सेज भी होते हैं, साइटेड प्लस कंसल्टेड सोर्सेज भी, कि आपने साइट तो मतलब कर रहे हो, आप जहां से उठा रहे हो चीजें वो तो बता रहे हो, आप कंसल्ट भी कहाँ से कर रहे हो ये भी जो है आप बिब्लियोग्राफी में लिखते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेगरिज्म एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी की, ठीक है। तो प्लेगरिज्म में क्या है, मतलब दूसरे के वर्क को अपना बताना, क्या है प्लेगरिज्म, ठीक है। तो टाइप कौन कौन सा होता है प्लेगरिज्म में, तो प्लेगरिज्म के टाइप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेगरिज्म टाइप लिखा हुआ है, ठीक। तो प्लेगरिज्म मतलब हमने क्या समझा कि दूसरे को वर्क को अपना बताना, ठीक है। तो प्लेगरिज्म के टाइप कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म होता है, सेल्फ प्लेगरिज्म होता है, मोज़ेक प्लेगरिज्म होता है, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, पैराफ्रेज कर लेना किसी को बिना बताए ही, बिना उसको एट्रीब्यूट दिए ही, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है प्लेगरिज्म का कि आप प्रॉपर साइट करो, कोटेशन मार्क करो, रेफरेंस दो कि कहाँ से क्या उठा रहे हो, जिससे कि प्लेगरिज्म जो है वो अवॉइड हो सके, ठीक है। उसके बाद बात करें UGC की रेगुलेशन की, तो UGC का रेगुलेशन क्या है, तो UGC का रेगुलेशन है कि UGC ने 2018 में रेगुलेशन लाया प्रमोशन किस चीज के लिए, एकेडमिक इंटीग्रिटी के प्रमोशन के लिए एंड प्लेगरिज्म से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमिलैरिटी इंडेक्स। सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो टर्निटिन एंड इथेंटिकेट, ये PhD थीसिस, ये जो है प्लेगरिज्म को चेक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये प्लेगरिज्म को चेक करते हैं कि लेस देन 10% है प्लेगरिज्म तो आपका एक्सेप्टेबल है UGC के गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर आपका मोर देन 10% या फिर 60% के अबव ऐसे पहुंच जाता है तो आपकी डिग्री कैंसिल हो जाती है, डिमोशन हो जाता है, डिबेयरमेंट हो जाता है फ्यूचर एग्जाम देने से, ठीक है। अवॉइडिंग प्लेगरिज्म के लिए आप प्रॉपर साइट करो, कोट करो, ठीक है। यही है प्लेगरिज्म एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। फिर बात करते हैं रिसर्च में ICT का इस्तेमाल, ठीक है, ICT इन रिसर्च। तो देखो रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल्स हैं कुछ कुछ, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल रिसर्च में समझो, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल रिसर्च में कैसे क्या क्या करते हैं, तो देखो क्वांटिटेटिव स्टैटिस, मतलब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो। अगर मान लो मैंने रिसर्च अपना चुना क्वांटिटेटिव, ठीक है, मैंने अपना रिसर्च चुना क्वांटिटेटिव, तो मैं क्या यूज करूंगी, SPSS सॉफ्टवेयर यूज करूंगी, R
यूज करूंगी, स्टेटा यूज करूंगी, एसएएस यूज करूंगी, ठीक है। ये सब जो है ना क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स के जो भी सॉफ्टवेयर है, इनमें थोड़ा कोडिंग भी सीखना पड़ता है, ठीक है। तो जो इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और ये, उन्हें जब खाली हो तो वो कोडिंग भी थोड़ा बहुत सीखें, ठीक है। आर और स्टेटा ये सब कोडिंग ही की तरह है, बेसिक है, पाइथन वगैरह बेसिक है, या पर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव आप जब लेते हो रिसर्च, तो आप सॉफ्टवेयर टूल यूज करते हो, एसपीएसएस, आर, स्टेटा, एसएएस, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के लिए यूज होता है, रिग्रेशन के लिए, फैक्टर एनालिसिस के लिए। दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई लेता है कि बस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एटलस, टीआई, मैक्स क्यूडीए एंड एनवीवो, तो सब जो लेना चाहता है वो अपना देख लो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आगे चल के यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कोडिंग एंड थीमेटिक एनालिसिस के लिए एंड कंटेंट एनालिसिस के लिए आपका जो है क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये क्वालिटेटिव है तो थोड़ा इजी टू यूज होगा, ठीक है, कंपेयर टू एसपीएसएस, आर, स्टेटा। बाकी तो सभी एक ही, मुझे लगता है कुछ भी इजी नहीं होता जब तक आए ना, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस मैनेजमेंट की बात करें तो जोटेरो, मेंडले, इंडनोट, ये जो है आपकी साइटेशन को मैनेज करते हैं, बिब्लियोग्राफी को आपके जनरेट करते हैं। आपने मतलब बता दिया कि आपने यहाँ से उठाया है, तो वो उस साइटेशन स्टाइल में लिख के जो है ये जो सॉफ्टवेयर से दे देते हैं, जैसे कि जोटेरो हुआ, मेंडले हुआ, इंडनोट हुआ, ठीक है। इन पे आप जाओगे, जब आपने रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो आप साइटेशन के लिए इस पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। दे कैन गिव यू द सेम फॉर्म जहाँ पे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो अपने उस स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्वे टूल की। सर्वे टूल के लिए आप गूगल फॉर्म यूज करोगे, सर्वे मॉन्की यूज करोगे, ठीक है। इन सारे सॉफ्टवेयर का यूज करोगे सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है सर्वे टूल। टेक्स्ट एनालिसिस की बात करें तो टेक्स्ट एनालिसिस के लिए, टेक्स्ट के एनालिसिस के लिए आप VOS व्यूअर सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, लेक्सी मेंसर का यूज करोगे, LIWC का यूज करोगे, ठीक है। और इसका ये टेक्स्ट एनालिसिस यूज किस चीज के लिए करते हैं, तो बिब्लियोमेट्रिक के लिए, सेंटिमेंट के लिए, वर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म चेक में प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए इथेनिटिकेट, टर्निटिन एंड यूनिचेक, ऐसे जो भी आपके अगर रिसर्च में कुछ प्लेगरिज्म है, कुछ इशू आ रही है कि मोर देन 10% आप में आ रहा है, तो इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए जो बेनिफिशियल हो, या मतलब आपकी जो रिसर्च है वो फेल ना हो, तो इस वजह से ये जो है सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आप डाटा को देखने के लिए टेबुले, पावर बीआई, ggplot2 ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो। माइंड मैपिंग के लिए माइंड मिनिस्टर एंड एक्समाइंड यूज करते हो। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए एंड लिटरेचर की मैपिंग के लिए टेबुले, पावर बीआई, ggplot2 जो है चार्ट्स, डैशबोर्ड एंड जियोग्राफिकल मैप के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, डाटाबेस एंड एकेडमिक रिसोर्स की बात करें तो देखो इधर यार ये थोड़ा PDF मैंने अच्छे से बनाया नहीं है। डाटाबेस एंड एकेडमिक रिसोर्स की बात करें तो ये लिखा हुआ है JSTOR, ठीक है, JSTOR, ठीक है। JSTOR जो है वो जो है ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सोशल साइंस, ठीक है, फुल टेक्स्ट, जनरल एंड बुक्स के लिए जो है JSTOR का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगर बायोमेडिकल जैसे रिसर्च हो तो मेडलाइन करके है, मेडलाइन, ठीक है। पबमेड या मेडलाइन जो है, पबमेड एंड मेडलाइन जो है वो यूज होता है सॉफ्टवेयर आपका बायोमेडिकल लिटरेचर के लिए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये सारे जो है फ्री एक्सेस है, आप यहाँ से सोर्सेज आप ले सकते हो, ठीक है। एक तरह से वेबसाइट कह सकते हो ये सारी हैं। JSTOR वेबसाइट है जहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड सोशल साइंस के जनरल एंड बुक्स देख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। और मेडलाइन जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। स्कोपस जो है एलिजेवियर मल्टी डिस्पिलिनरी एंड साइटेशन की ट्रैकिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद बात करें वेब ऑफ साइंस, ठीक है, क्लैरिबेट, इम्पैक्ट फैक्टर, जनरल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक है, इन सब चीजों के लिए ये यूज होता है। गूगल स्कॉलर की बात करें तो गूगल स्कॉलर एक तरह का फ्री है, ब्रॉड कवरेज देता है, साइटेशन काउंट बढ़ाता है आपका ग्रे लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो देखो यार ये ओवरऑल जो है ना डाटाबेस आप कहाँ से लोगे, एकेडमिक रिसोर्सेज जो है ये सारे हैं, तो आप इतना तो नहीं याद कर पाओगे, बस हम बेसिक पढ़ते हैं। JSTOR मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए है साइट जहाँ से आप ले सकते हो। मेडलाइन मतलब मेडिकल से रिलेटेड होगा बस।
स्कॉपस जो है मल्टी डिस्प्लिनरी के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गूगल स्कॉलर, तो हम सबको पता है कि हम वहाँ से जाके अपना रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, सारे रिसर्च प्रपोजल या पेपर्स जो हम पढ़ सकते हैं। शोध गंगा की बात करें तो यूजीसी इंडिया का रिपोजिटरी ऑफ इंडियन पीएचडी थीसिस है। आप शोध गंगा जो है इंडियन पीएचडी थीसिस के लिए जितने भी इंडियन स्कॉलर्स होते हैं उनकी थीसिस जो है यहाँ पे सेव होती है, आप जाके पढ़ सकते हो। इन्फ्लीबिनेट जो है इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क है इन्फ्लीबिनेट, ठीक। उसके बाद DOAJ डोज, डोज जो है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल है, मतलब यहाँ पे आप ओपनली जाके जनरल्स को पढ़ सकते हो, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस डोज है। फिर आप उसके बाद बात करते हैं SSRN, ठीक है, SSRN जो है प्री प्रिंट सर्वर है फिजिक्स और सोशल साइंस इन सब चीजों के लिए। तो देखो यार, इतना बकवास करने का मतलब बेसिकली ये है कि ये कुछ ICT इन रिसर्च में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी को कुछ याद होने वाला नहीं है, कॉमन सॉफ्टवेयर जो है वही याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो कॉमन सॉफ्टवेयर में जोटेरो, मेंडले, इंडनोट, ये वाला जो पेज था ना, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कॉमन सॉफ्टवेयर ही गिवन है, ठीक है, रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल्स में ये कॉमन सॉफ्टवेयर ही गिवन है। अब एकेडमिक रिसोर्स में तो भाई कितना ज्यादा है, इतना कैसे कोई पढ़ सकता है। इसमें आप इन्फ्लीबिनेट देख सकते हो, जो कि इंडियन लाइब्रेरी, इंडियन से रिलेटेड आप देखो, ठीक है। तो इन्फ्लीबिनेट जो है इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है। इन्फ्लीबिनेट इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क है। ई शोध सिंधु मतलब आप ई शोध सिंधु मतलब आप शोध कर सकते हो, आप लिस्ट ऑफ आप एनालिस्ट फॉर कॉलेजेस, आप जितने भी रिसर्च है या जितने भी आपके क्या कह सकते हो कि सारे ही जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उनकी जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूडेड है इसमें इन्फ्लीबिनेट में, ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका गूगल स्कॉलर एक तरह का है, ठीक है, इसके बारे में जानना पता होना चाहिए। एंड तीसरा जो है शोध गंगा। एंड जे स्टोर भी थोड़ा कभी कभी मतलब मैंने देखा है, पूछा है एक आध बार। तो जे स्टोर जो है ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के लिए है, गूगल स्कॉलर फ्री है, ठीक है, एंड ब्रॉड कवरेज देता है आपको। शोध गंगा तो यूजीसी इंडिया की इंडियन पीएचडी थीसिस का रिसोर्स है, ठीक है। तो ये जो है इतना बस 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करें बिब्लोमेट्रिक्स एंड रिसर्च इम्पैक्ट मैट्रिक्स के बारे में। देखो बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब है रिसर्च पब्लिकेशन और साइटेशन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, ठीक है। रिसर्च का बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब है कि रिसर्च पब्लिकेशन और साइटेशन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। इसमें हम रिसर्चर आर्टिकल या जर्नल का इम्पैक्ट मेजर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स में कि रिसर्चर जो है वो आर्टिकल या जर्नल का इम्पैक्ट मेजर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिसर्चर का पेपर अगर किसी रिसर्चर को पेपर अगर रिसर्चर के पेपर को बहुत लोग साइट करते हैं तो उसका रिसर्च जो है इम्पैक्ट हाई माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो कि मैंने कोई रिसर्च लिख दिया कि इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल या ऐसे कुछ मैंने रिसर्च ले लिया, तो उस रिसर्च को बहुत, और मेरा रिसर्च प्रूव हो गया, जनरल में पब्लिश कर दी शोध गंगा पे, उसको लोगों ने पढ़ के बहुत जगह कोट किया, उसी के रिसर्च गैप को फाइंड करके रिसर्च किया, तो मेरा बहुत रिसर्च इम्पैक्टफुल माना जाएगा ना एकेडमिक फील्ड में। तो यही है बिब्लियोमेट्रिक्स, जो नापता है कि किसका रिसर्च कितना इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए जो है ये सारे जो है मतलब इंडेक्सेस हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर मतलब बताते हैं, इसको पढ़ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रिसर्च एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की, कि रिसर्च में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन किया जा सके। तो रिस्पेक्ट करो ऑटोनॉमी की, मतलब पार्टिसिपेंट जो है फ्रीली चूज करे टू पार्टिसिपेट, ठीक है। बेनिफिशरीज बेनिफिशियंस की बात करें तो रिसर्च जो है बेनिफिट करे पार्टिसिपेंट को, सोसाइटी को, ठीक है। कुछ ऐसा रिसर्च होना चाहिए ना जो पार्टिसिपेंट और सोसाइटी दोनों को ही बेनिफिट करे, ठीक है। देन बात करते हैं हम जस्ट नॉन मेलिफिशियंसी, मतलब कोई मतलब रिस्क को मिनिमाइज करो, किसी और को हार्म ना करो, अवॉइड हार्म। जस्टिस हो मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट एंड बर्डन्स का, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्टेड रखो, ऐसा रिसर्च मत करो कि सिर्फ आप हाई क्लास के लिए रिसर्च कर रहे हो, वल्नरेबल ग्रुप भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो जस्टिस होना चाहिए आपके रिसर्च में, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेशन को आप इन्फॉर्म करो, आपका पर्पज क्या है, रिस्क क्या है, ठीक है। आप जो है मतलब उसको वॉलेंट्री साइन करने दो आपकी रिसर्च पे पार्टिसिपेशन देने के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी
ठीक है, डाटा को डिस्क्लोज ना करो बिना कंसेंट के, ठीक है, जब तक कोई कंसेंट ना दे कि हाँ हम ठीक है आप हमारे डाटा को डिस्क्लोज कर सकते हो अपने रिसर्च में। एनोमिटी की बात करें तो आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो अननोन होना चाहिए, इनफैक्ट रिसर्चर के लिए भी। राइट टू विदड्रॉ, पार्टिसिपेंट जो है वो अपना जो है कभी भी विदड्रॉ कर सकता है रिसर्च से बिना पेनाल्टी के। किसी ने एग्री किया कि चल भाई मैं तुम्हारा रिसर्च में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं अपना व्यू दूंगा, और वो बीच में आके क्या कहता है बोलता है अब मुझे नहीं करना है, तो आप उसको कोई पेनाल्टी नहीं दे सकते हो, फ्री टू गो है, ठीक है। फिर की इथिकल कोड एंड डिक्लेरेशन, कुछ कोड आए थे, नॉर्मन न्यूरिमेम्बर्ग कोड, डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, बेलमोंट रिपोर्ट, टस्कीज सिफिलिस स्टडी, इंडियन बायोएथिक्स एंड यूजीसी प्लेगरिज्म रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो है मतलब समय समय पे एक्ट और रूल आते थे, वर्ल्ड वाइड से लेके इंडिया तक हमने लिया है। तो देखो नॉर्मनबर्ग का कोड जो है ये 1947 में आया था, ये फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च इथिक्स कोड था, ठीक है। पहली बार कोई रिसर्च इथिक्स कोड ले आया था, तो नॉर्मनबर्ग जो 1947 में थे दिया था इन्होंने। और इन्फॉर्म कंसेंट पैरामाउंट, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के रिस्पॉन्स में जो है ये नॉर्मनबर्ग कोड बनाया गया था, जिसमें मेन प्रिंसिपल है वॉलंटरी कंसेंट, मतलब पार्टिसिपेशन की मर्जी से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। ये कोड ओवरऑल फर्स्ट फोकस करता है, ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स कोड था। डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, मतलब ये 1964 में आया था, ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने इसको मतलब ये इस तरह का डिक्लेरेशन लाया था, जिसमें जो है मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड था, मतलब पर्पस ये था कि ह्यूमन सब्जेक्ट पर मेडिकल रिसर्च का इथिकल गाइडलाइन ये जो है डिक्लेरेशन हेलेंस्की का देता है, जिसको अपडेट भी 2013 में किया गया है। बोथ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमको जानना तो जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट है, मान लो पहली बार कुछ आया था इथिक्स रिसर्च में इथिक्स के लिए, तो ये तो मान लो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। बेलमोंट रिपोर्ट जो है ये एक बार पूछा गया है यूजीसी में, जो कि 1979 में आया था यूनाइटेड स्टेट में। इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल थे कि रिस्पेक्ट, मतलब पार्टिसिपेशन की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करो, बेनिफिशंस मतलब बेनिफिट को मैक्सिमाइज करो, हार्म को मिनिमाइज करो अगर कोई रिसर्च बना रहे हो तो, जस्टिस मतलब सब पार्टिसिपेशन के साथ फेयर ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज था वो बेलमोंट रिपोर्ट में था। टस्कीजी सिफिलिस स्टडी 1932-72 में आया था, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, तो रहने ही देते हैं, ठीक है। तो ये बस बेसिकली एग्जांपल ऑफ मेजर इथिकल वायलेंस जो है ये टस्कीजी सिफिलिस स्टडी में दी गई थी, ठीक है। इंडियन बायोएथिक्स ICMR ये जो है 2017 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एथिकल गाइडलाइन था इंडिया स्पेसिफिक के लिए। फिर यूजीसी की प्लेगरिज्म रेगुलेशन आई 2018 में, एकेडमिक इंटीग्रिटी इन इंडियन हायर एजुकेशन में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एकेडमिक मिसकंडक्ट और प्लेगरिज्म को कंट्रोल करने के लिए यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन निकाली कि ओरिजिनल वर्क रहे, प्रॉपर साइटेशन हो, नो फैब्रिकेशन, नो फाल्सिफिकेशन हो, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है मतलब यूजीसी ने निकाली, ठीक है। रिसर्च का मिसकंडक्ट किसे माना जाएगा, तो फैब्रिकेशन करना, मतलब FFP, फैब्रिकेशन करना जो है रिसर्च का मिस क्या माना जाएगा, कंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाल्सिफिकेशन को, मतलब फैब्रिकेशन मतलब कि आप डाटा खुद ही बना रहे हो, रिजल्ट खुद ही अपने आप ही मतलब बना ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है फैब्रिक, या डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो फैब्रिकेशन मतलब फेक डाटा बनाना, ठीक है, सर्वे किए बिना आप डाटा क्रिएट कर दे रहे हो, तो ऐसी जो है मिसकंडक्ट होगा। फाल्सिफिकेशन मतलब कि आप जो है ओरिजिनल डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक, तो ये है फाल्सिफिकेशन। प्लेगरिज्म मतलब दूसरे का वर्क कॉपी करके अपना बताना, ठीक है, तो ये जो है प्लेगरिज्म में आएगा। तो रिसर्च का मिसकंडक्ट 3 इंपॉर्टेंट हो गया, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म, ठीक है। चौथा जो है डुप्लीकेट पब्लिकेशन, अगर आप सेम आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हो 2 जर्नल में बिना डिस्क्लोजर दिए तो आपका डुप्लीकेशन आ जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा। स्लामी स्लाइसिंग, इसका मतलब है कि वन स्टडी स्प्लिट इनटू मल्टीपल एंड मिनिमम पब्लिशेबल यूनिट, ठीक है, कि एक ही स्टडी को आपने मल्टीपल छोटे छोटे चीजों में बांट के जो है आपने पब्लिश करा दिया, ठीक है, इसे कहते हैं स्लामी स्लाइसिंग, जो कि रिसर्च का मिसकंडक्ट माना जाएगा। ऑथरशिप इश्यूज मतलब गिफ्ट ऑथरशिप, मतलब घोस्ट ऑथरशिप, मतलब आप किसी ने ऑथरशिप में आपके रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया, आपने उसको उसने क्रेडिट नहीं दिया, आपने घोस्ट कर दिया उसे, तो इस तरह का जो है रिसर्च मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फाइनेंशियल पर्सनल इंटरेस्ट दैट में बी बायस रिसर्च, अगर आपका फाइनेंशियल और पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो आपका रिसर्च जो है बायस आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो जो होगी रिसर्च की ओवरऑल फुल फार्मूला को हम कवर करेंगे, जिसमें सैम्पलिंग का फार्मूला हम देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का कवर करेंगे, डिस्पर्शन की, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस की, हाइपोथेसिस टेस्ट की, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, जी स्क्वायर एंड अनोवा की, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल उनके लिए नहीं होगा ये फार्मूला वीडियो जो बिल्कुल ही मतलब घबरा जाते हैं मैथ्स